हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं के साइंस के महा मैराथन क्लास को। अगर आपका भी मैट्रिक का एग्जाम है 2024 को 20 फरवरी का साइंस का, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं के साइंस के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक नंबरीय प्रश्न और 2 नंबरीय प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले खंडे यानी कि हम सबसे पहले एक नंबरीय प्रश्न को देखते हैं। आइए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमें बताना है कि वस्तु का वह कौन सा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि वह कौन सा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी सब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और समतल और अवतल दोनों ही प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है, समतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। बताना है कि वो कौन सा लेंस होता है जिसके बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर बाहर की ओर यानी कि इस तरह से बोला जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर की ओर उभरा हुआ है, एक यह गोलीय पृष्ठ हो गया और एक गोलीय पृष्ठ यह हो गया। तो यह कौन सा लेंस है, तो यह लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस, ठीक है। तो आइए हम इसके अगले नंबर यानी तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे में सिग्नल में उपयोग किया जाता है। यानी कि खतरों के सिग्नल के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है नीला रंग का, बैगनी रंग का, लाल रंग का और पीला रंग का। तो खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है लाल रंग। यानी तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के और सब्जेक्ट के VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। बताना है कि प्रकाश का वो कौन सा रंग है। प्रकाश यानी कि प्रकाश जो बना होता है वह 7 रंगों के मिलकर बना होता है। तो हमें बताना है कि प्रकाश में वो 7 रंगों में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। यानी कि चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पांचवा नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें छठा नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें बताना है कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम होता है क्या, V = IR। तो पहले हम यह सूत्र देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। V का सूत्र है बराबर IR, किस में दिया हुआ है, यह सूत्र कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो यानी हमें निकालना है प्रतिरोध। इसमें प्रतिरोध कौन है, इसमें प्रतिरोध है R, ठीक है। R को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। यानी हमें R का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर है V, तो लिखेंगे V, और यह I R के साथ किस चीज में, यह है गुना में, यानी बराबर किस पर जाएगा, तो यह बट्टा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो R का सूत्र क्या हो जाएगा, V/I, यानी प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो गया V/I। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी में दिया हुआ यह ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R = V/I। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R = V/I होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। हमें बताना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, हमें यही बताना है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि
परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ए मीटर को आम मीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। आप इसको भी याद करिएगा कि ए मीटर कहेगा या आम मीटर कहेगा, दोनों एक ही हुआ, ठीक है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को माप के लिए हम लोग किस युक्ति का उपयोग करते हैं? ए मीटर का उपयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आइए हम इसके 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। हमें बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन में दिया हुआ है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इसमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस कार्य पर निर्भर करता है? वह करता है उष्मीय प्रभाव पर, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? वह कार्य करता है उष्मीय प्रभाव पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा 9वां प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बताना है कि बैटरी से हमें किस तरह की धारा प्राप्त होती है। दो धारा होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। यही हमें बताना है कि बैटरी से हमें किस प्रकार की धारा मिलती है, डीसी धारा मिलती है या एसी धारा मिलती है। तो बैटरी से हमें हमेशा डीसी ही प्राप्त होता है। तो डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? डीसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट धारा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमें डिस्ट धारा यानी कि डीसी धारा प्राप्त होती है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। हमें बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यानी वैसा ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा, यानी जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर समाप्त हो भी जाए तो उसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम न लगे, ठीक है। तो वही होता है नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें देखिए यहाँ पर कोयला है, वह समाप्त हो जाने वाला है एक ना एक दिन, और पेट्रोल यहाँ पर है, यह भी समाप्त हो जाने वाला है। और यहाँ पर सी ऑप्शन में है सौर ऊर्जा यानी सूर्य का ऊर्जा। तो यह समाप्त होने वाला है? नहीं, यह समाप्त नहीं होने वाला है। यानी कि 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है? यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। इसी तरह से आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ से अब हम लोग 2 नंबरीय प्रश्न को देखते हैं, यानी कि हम लोग खंड ब अब देखते हैं। तो आइए इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला 2 नंबरीय प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। उदाहरण ने हमें बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा स्रोत होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वैसा स्रोत है जो खत्म हो जाने पर उसको बनाने में ज़्यादा समय न लगे, ठीक है। तो वह होता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग वैसा ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। यदि वो खत्म भी हो जाता है तो उसे फिर से बना लिया जाता है, यानी कि अगर खत्म भी हो जाए तो उसको बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वैसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आइए इसको हम एक बार और देखते हैं। वैसा ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, और यदि वो खत्म भी हो जाता है तो उसे फिर से बना लिया जाता है, तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल भी हमें लिखने के लिए बोला था, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, तो यह कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए यह हो गया नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण हो गया। उसी तरह से यहाँ पर है पवन ऊर्जा। पवन यानी कि जो हम लोग हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही होता है पवन ऊर्जा। तो यह भी कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो यह भी हो गया नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2 नंबर प्रश्न है कि आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। हमें क्या बताना है कि आघातवर्ध्य क्या होता है और तन्य क्या होता है। तो आइए हम उसको समझते हैं। तो आघातवर्ध्य क्या होता है? आघातवर्ध्य वह गुण होता है, किसी धातु का वह गुण होता है जिससे पीट कर हम लोग चादर बना सकते हैं, वह होता है आघातवर्ध्य, ठीक है। इसको आघातवर्ध्य में हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। आघातवर्ध्य में क्या होता है? धातु को पीट कर क्या किया जाता है? उसको पतला सा चादर बना दिया जाता है। तो उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्ध्य कहते हैं।
इसको एक बार और देखते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, वैसे धातुओं के इस गुण को आघातवर्धक कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि आघातवर्धक क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसमें दूसरा भी प्रश्न था, तने का भी अर्थ बताना था। तो तने का मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तने में लिखेंगे क्या, धातु के तन होने का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। यानी तने का मतलब क्या होता है, तने का मतलब होता है कि धातु को खींचकर हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनकर आता है आपके एग्जाम में कि आप 1 ग्राम में सोने से कितने किलोमीटर तार बना सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि 1 ग्राम आप सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि यह हर साल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, उसके लिए यह क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।